कुछ दिन पहले ही जी बिजनेस पर हमने इसी शो में आपको बताया था कि कैसे आपको इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं। अनजान नंबर से आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के मामले भी हम कई बार उजागर कर चुके हैं। आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने आम लोगों के साथ साथ अब बड़े बड़े वीवीआईपीस को उन पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जरिए आम लोगों को ठगने वाले साइबर ठग अब केंद्रीय मंत्री तक को शिकार बनाने से नहीं चूक रहे। मामला केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ा हुआ है। अज्ञात लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो वाले सेक्सटॉर्शन के जाल में उन्हें फंसाने की कोशिश की। वो तो सांसद काफी और जो राज्य मंत्री हैं वो तो काफी सतर्क और जागरूक रहे, जिसके कारण उन्होंने वक्त पर न सिर्फ फोन काट दिया बल्कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को भी मामला सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ दिन पहले जब अपने गृहनगर गोटेगांव में थे, तभी मोबाइल पर उन्हें एक कॉल आता है। उन्हें जैसे ही ये कॉल रिसीव किया उन्होंने, तभी वीडियो कॉल शुरू हो गया और अश्लील कंटेंट उन्हें दिखाई देने लगा। इसके बाद उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को उसकी जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। आमतौर पर ऐसे मामलों में आम लोगों की शिकायत पर पुलिस उतनी मुस्तैद नजर नहीं आती, लेकिन मामला क्योंकि मंत्री जी का था, लिहाजा कार्रवाई भी तुरंत शुरू हो गई। कॉल ट्रेस होने लगा और जल्द ही जांच करते हुए राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री ने क्राइम ब्रांच को धन्यवाद दिया और साथ ही आम लोगों से अपील की कि अगर उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो बिना किसी डर के और देरी के पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आमतौर पर इस तरह की कॉल्स के बाद लोग डर जाते हैं। ये मामला ही ऐसा होता है कि लोगों को लोक लाज का भय सताने लगता है और कई बार लोग डर के आगे सरेंडर भी कर देते हैं और एक्सटॉर्शन के जाल में फंस जाते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के जाल में फंस गए और अपनी लोकलाज के लिहाज का ध्यान रखते हुए या उससे डर कर इनको शायद फिरौती भी दे देते होंगे। लेकिन यह मामला बताता है कि अगर आप थोड़े से सतर्क रहें तो तुरंत आप पुलिस को घटना की जानकारी दें, डरें बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। आप अनजाने में भी यह कॉल उठा सकते हैं और अगर आप किसी लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से या भय की वजह से इस तरह के जाल में फंसे तो भी आपको पहला काम जो करना है वो ये कि इस जाल से बाहर निकलना है। इसलिए पुलिस को सूचना तुरंत दें, बिना देरी और बिना डर के, ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी किसी ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़े हुए थे। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। ये तो रही बात वीआईपी की, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आम लोगों को अगर इस तरह की कॉल आ जाए तो क्या करना है। करना वही है जो मंत्री जी ने कहा, बिना डरे पुलिस को शिकायत करनी है और इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। क्या है वो सावधानियां, बताने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। और पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही तारीफ करनी होगी प्रहलाद पटेल की। तत्परता से उन्होंने फोन काटकर तुरंत इसकी शिकायत की और एक नजीर पेश की कि बिना डरे और त्वरित कार्रवाई से ऐसे अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता है। सीख क्या मिलती है इस घटना से सर? सीख ये मिलती है कि हम सब भारतवासी जो बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं, कहीं ना कहीं अपनी नींद से जग जाएं, अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। अगर कोई भी कॉल आपको आती है और जहां पर आपको कहा जाता है वीडियो कॉल करना है और वो अननोन नंबर से है, तो कृपया आपने कॉल करनी ही नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति का फ़ोन उठाना ही नहीं है। और अगर आप वीडियो कॉल चलिए गलती से भी कर लेते हैं और अगर आप देखते हैं कि आपके सामने कुछ अश्लील कंटेंट आ रहा है, तो तुरंत उसको ब्लॉक करके उसको कैंसिल करनी है कॉल को और उस मैटर को रिपोर्ट करना है। अगर आपको छोटा सा भी प्रलोभन हो गया कि चलिए कॉल में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको नग्न तस्वीरें मिलेंगी, नग्न लड़कियाँ, नग्न लड़के मिलेंगे, और अगर आप कहीं अपना आपा खोल दिया तो कहीं ना कहीं आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो जाएंगे। आपको सदैव सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा सा है।
अगर लोगों को पता लग गया कि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल वीडियोज ऐसे बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो अब आवश्यकता है उस ट्रेडिशनल माइंडसेट को छोड़ें। अगर इस तरह की चीज़ हो तो जैसे मंत्री महोदय ने हमें उदाहरण के तौर पर हमें लीड करने का प्रयास किया है, शायद उसी उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए हम भी उसको रिपोर्ट करें। और अब केंद्रीय सरकार ने आपको 2 विशिष्ट प्रकार के विकल्प प्रदान कर दिए हैं। आप चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो है cybercrime.gov.in। अगर आप फोन पे करना चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 या 1930, वहां पर भी आप कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करिए, अपने आप को विक्टिम की कैटेगरी में लाइए और मुक्त हो जाइए किसी प्रकार की चिंता को लेकर। उसके बाद एक बार आपने शिकायत कर दी, कुछ भी वीडियो आ गया, आप हमेशा कह सकते हैं कि साहब मैं तो खुद विक्टिम बन चुका हूं और मैंने इस बात की शिकायत कर दी है। इसलिए सावधान, सतर्क होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये वाकया खुद केंद्रीय मंत्री के साथ पेश आया, लिहाजा पुलिस ने भी सतर्कता दिखाई। एक तो यहां पर मैं खैर इस पर बाद में आऊंगा कि ऐसे मामलों में पुलिस भी कभी कभी ना शायद मजबूरी में, शायद वास्तविकता ऐसी होती है, या फिर लापरवाही में बड़ी लाचारगी की भूमिका में नजर आ जाती है कि साहब कहां ट्रेस करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि तुरंत अपराधियों तक, जो कथित रूप से अपराधी हैं, अभी तो मामला कोर्ट में आएगा तब कोर्ट तय करेगा कि वो असली अपराधी हैं या नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम घटना में इन्वॉल्व जो 2 कथित अपराधी हैं उन तक पुलिस पहुंची है। अमित, लेकिन एक चीज यहां पर है, सेक्सटॉर्शन के मामले में एक पूरा ट्रेल होता है। उसमें पहले आपको मैसेजेस किए जाते हैं। मैं बड़ा आश्वस्त होकर कह सकता हूं, मैंने जितने लोगों से बातचीत की है उसके बाद मैं आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में हर किसी के मोबाइल पर जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है उसको जरूर कुछ ना कुछ इस तरह के संदिग्ध मैसेज आए होंगे। तो इन अपराधियों के पास डेटा सबका है, कोई नहीं बचा। आपको वन लाइनर मैसेजेस आएंगे, आपको ऐसे अचंभे में डाल देने वाले मैसेज अचानक से आ जाएंगे। हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? अब व्यक्ति को लगता है कि ये कौन है मेरा इतना परिचित कि सीधे मुझसे कह रहा है कि आप क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। सबका डेटा इनके पास है। ट्रेल ऐसी होती है कि पहले मैसेज आएगा, फिर धीरे धीरे आप उसमें रिप्लाई करना शुरू करेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, तब जाके वीडियो कॉल आएगा। मंत्री जी के केस में शायद रैंडम कॉल आ गई। ये सतर्क रहने वाली बात है, बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है कि जाल में नहीं फंसना है। बिल्कुल बिल्कुल, रैंडम कॉल भी बहुत आती हैं, भले आपने पहले बातचीत ना की हो। कई सारे, मुझे एक टाइम ऐसा था अभी 2-3 महीने पहले कि हर हफ्ते 8-10 ऐसे विक्टिम्स के कॉल आते थे कि साहब हमारे संग ऐसा हो गया। वीडियो कॉल आई, हमने एक्सेप्ट कर ली और सामने 3-4 सेकंड मैंने देखा तो कोई लड़की थी जो कपड़े उतार रही थी और मेरा उसको देखते हुए एक वीडियो बना लिया उसने और उसको रिपीट मोड में डालकर 1.5 मिनट का वीडियो बनाया और वो वीडियो अब मुझे भेजकर धमकी दी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। लोग कई बार पुलिस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वो वीडियो और भी स्प्रेड हो सकता है। दूसरा, उनको भरोसा नहीं होता है कि पुलिस शायद उस तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो कॉल्स हैं जो मेरे पास खास तौर से केस है, वो उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें कॉर्पोरेट बिगीज हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और उसमें पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी के साथ भी हो रहा है, इसलिए इसको ऐसा ना लें कि आपके संग हो गया तो उसको नहीं बताएं या छुपाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ यूपी में करीब 100 से ज्यादा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इसके शिकार हुए हैं। अब यहाँ जो खास बात यह है कि ये लोग पकड़ लिए गए। हम लोग टाइम पर इस तरह की रेट डालते हैं। अभी पिछले साल ही अलवर से करीब 750 ऐसे मोबाइल बरामद हुए थे जो सेक्सटॉर्शन का, जिसमें सेक्सटॉर्शन के थ्रू लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे और बहुत सारे वीडियोस भी मिले थे। तो ये अलवर है, अमित कहीं ये कोई पैटर्न तो नहीं है ना अपराधियों का कि ऐसे लोगों को आप शिकार बनाएं जिनकी समाज में ऑलरेडी कोई प्रतिष्ठा है या उनका पद ऑलरेडी है, किसी बड़े नेता को, किसी पुलिस अफसर को, किसी आईएएस अफसर को, ताकि उनसे उगाही आसान हो पाए क्योंकि उनका नाम उतना बड़ा है, प्रतिष्ठा उतनी बड़ी है। ये कहीं एक पैटर्न तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स नॉर्मली टारगेट करते हैं लोग क्योंकि वो अपनी इस इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं और पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। टीनेजर्स जल्दी पैसे नहीं देंगे तो उनको टारगेट नहीं करते हैं और उसको स्नब भी कर देते हैं टीनेजर्स। नॉर्मली या तो कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति होगा या फिर वो एक एज के ऊपर होगा तो उसको जरूर टारगेट करेंगे। तो ये देखा है मैंने पैटर्न, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक एज ग्रुप से ऊपर के लोग ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। पर ऐसा इस केस में जब सफलता मिली है तो मुझे लगता है कि देखिए
पकड़ तो हर केस में सकते थे या पकड़ना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से एक मैसेज है पुलिस के लिए भी कि इस चीज को रोकने के लिए हमें प्रोसिक्यूशन तक ले जाना पड़ेगा पहले तो, और एक मैसेज पास होना पड़ेगा, वरना ये होता रहेगा। दो लोगों को पकड़ने से चीजें रुकेंगी नहीं, कहीं और से होना शुरू हो जाएगी। और आम आदमी हमेशा ठगा महसूस करता है, क्योंकि उसको कंप्लेन जब वो करता है तो उसकी कंप्लेन पर उतनी तेजी से एक्शन नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर इस पर एक टीम बनाकर मेरे ख्याल से ऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें सेक्सटॉर्शन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और यही एरिया है जहां से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। जो यूजर कर सकता है कि वो अपने वीडियो, जो फोन का जो कैमरा है, उस पर यदि कोई ऐसी कॉल आ जाए अननोन नंबर से, तो हमेशा उस पर हाथ रख के उठाए, कभी भी ऐसे कॉल ना उठाए। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हम बताते हैं कि करना चाहिए। या अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर अननोन नंबर से आप कॉल ब्लॉक भी कर सकते हैं कि अननोन नंबर से मुझे कोई व्हाट्सएप कॉल कर ही ना पाए। तो ये दो चीजें हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें तो तुरंत गांठ बांध ले। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अनजान नंबर से कभी कॉल आए तो जैसा अमित बता रहे हैं कि उस पर हाथ रख दें कैमरे पे, ताकि आप रैंडमली कोई जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसके जरिए आपकी कोई नाजायज वीडियो या उसको मॉर्फ करने की कोशिश ना कर पाए। और दूसरा, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके आप अननोन नंबर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब सीख की बात, पवन सर, सीख एक बहुत बड़ी ये भी है कि आम लोगों का नंबर तो डार्क वेब पे था ही, आम लोगों को तो इस तरह के कॉल्स आ ही रहे थे। वीवीआईपी जिनके नंबर्स बड़े सिक्योर्ड माने जाते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अलग तरह का शायद ट्रीटमेंट होता होगा, अगर नहीं होता है तो शायद होना भी चाहिए। तो अगर इस तरह के वीवीआईपी नंबर्स भी डार्क वेब पे हैं या रैंडम किसी अपराधी के पास हैं, तो ये चेत जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार के लिए भी एक बड़ी सीख है सर। मुझे लगता है सरकार के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। हम ये सोचते हैं कि हमारा डेटा, हमारे मंत्रियों का डेटा, हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा सुरक्षित है। ये बात बिल्कुल नहीं है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि आज की तारीख में भी भारतवर्ष में एक बहुत ही एक अकाल पड़ा हुआ है कानून का लेकर। ना तो भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, हालांकि नया कानून आने वाला है, ना ही भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून है, और ना ही कोई जो प्राइवेसी या निजता संबंधी कानून है वो भी मौजूद नहीं है। तो जब इतना सारा पॉलिसी वैक्यूम यहाँ पर है, तो उस पॉलिसी वैक्यूम का भरपूर शोषण करते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। और आपके डेटा को, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो, चाहे मंत्रीगण हो, आपका डेटा उनके हाथ में लग जाए तो डेटा डेटा है। वो आपको मंत्री नहीं समझते, आपको आम आदमी नहीं समझते, हर व्यक्ति को एक पोटेंशियल शिकार समझते हैं कि भाई इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, इस नंबर के पीछे जो ओनर है, जो यूज़र है, उसे हम कैसे साइबर क्राइम का टारगेट बना सकते हैं। हम सबको समझना होगा कि आज कोविड-19 के जाने के बाद अब एक नया दौर प्रारंभ हो गया है, जहां पर साइबर क्राइम की गोल्डन एज शुरू हो चुकी है। और इस साइबर क्राइम की स्वर्णिम युग में नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स उत्पन्न लगातार हो रहे हैं हमको टारगेट करने के लिए। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो इन साइबर क्रिमिनल्स के लिए बिल्कुल एक वरदान साबित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए नए नए प्रकार के अवतार साइबर क्राइम के अवतरित हो रहे हैं, आपको टारगेट बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा सतर्कता स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं हम सबको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने का हिस्से के रूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन जीने के हिस्से के रूप में, एक सोच के रूप में, और नीति बनाते वक्त एक आम आदमी के दर्द, एक आम आदमी के बहुत पेन पॉइंट और बहुत ज्यादा जिसके प्रति एक्सपोज्ड है, उसको लेकर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके शायद बात बन पाए। आज के लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पवन सर शुक्रिया, अमित दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए आपने वक्त निकाला।